पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप स्टडी, एग्जैक्टली क्या स्पेशलाइजेशन है ये? नींद में सब कुछ शांत है एंड इट इज ए रेस्टफुल पीरियड, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज लाइक सर्विसिंग ऑफ योर होल डे। तो अगर आपकी गाड़ी की सर्विसिंग अच्छी नहीं होगी तो आप उसे नहीं चला पाएंगे। बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया हो रहा है, तो साइंस इसको कैसे देखता है और इसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है? स्टेरॉयड इज लाइक ए डुअल एजेड सोर्ड, दोनों तरफ काम करती है। अगर वो आपको कुछ फायदा दे रही है तो कुछ नुकसान भी करती है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि आप ड्राइव कर रहे हैं, हेलमेट आपको मैंडेटरी है, पर हेलमेट आपसे आप एक्सीडेंट होने से नहीं बच सकते। अगर एक्सीडेंट होगा तो आपको चोट कम लगेगी। जब भी हम अच्छी सेहत की बात करते हैं तो 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं: बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड साउंड स्लीप। क्या आपको पता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा अहम है हमारी नींद? अगर आपको नहीं पता है या इस बारे में कम जानकारी है तो आज का हमारा यह एपिसोड आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे स्लीप और स्लीप पैटर्न के बारे में। हमारे गेस्ट हैं आज सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन डॉक्टर गिरीश अग्रवाल। वार्म वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति डॉक्टर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बोलना चाहेंगे कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग बिजी शेड्यूल आपने टाइम निकाला और यहाँ पर आया। ऑनर दैट आपने मुझे बुलाया, सो इट्स ऑलवेज गुड टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर लाइफस्टाइल और देयर हेल्थ। सो इट्स लाइक बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को बहुत कैजुअल लेते हैं। सो उस पर थोड़ा सा अगर फोकस हो के उनकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आता है, देन इट्स ऑलवेज ए बेटर प्लेटफॉर्म। तो आपका जो स्पेशलाइजेशन है पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप स्टडी, ये कुछ थोड़ा सा अनयूजुअल तो नहीं कहेंगे, बट लोगों को समझने में कि एग्जैक्टली क्या स्पेशलाइजेशन है ये? जब पल्मोनरी मेडिसिन इंडिया में शुरू हुआ था, सो there was as such it was known basically as a TB disease. Okay. So initially पल्मोनोलॉजी के लिए इंडिया में सिर्फ ये थे, और आपने अगर याद होगा तो मेडिकल कॉलेज में भी जो डिपार्टमेंट हुआ करते थे वो TB एंड क्षय रोग विशेषज्ञ होता था। सो चेस्ट फिजिशियन या रेस्पिरेटरी मेडिसिन या पल्मोनोलॉजी was evolved later on. Okay. So when this is the concept from the western world, वहाँ से पल्मोनोलॉजी इंडिया में इवॉल्व हुआ। And then sleep become slowly over a period of time it become integral part of pulmonology for a simple reason कि जो commonest sleep बीमारी है obstructive sleep apnea, उसका जो ट्रीटमेंट है वो एक प्रकार का मशीन है जिसे हम बाईपैप या सीपैप मशीन कहते हैं, वो लगा के सोना होता है। सो पल्मोनोलॉजी is integral to critical care and it is integral to sleep because this machine is used everywhere. So उसके concept, उसकी functionality, उसके assessment में ये आया। Similarly critical care, it's initially it was dominated by anesthesia. People have anesthesia for a simple reason. Critical care means ICU. Yeah. So ICU means you have all ventilator settings and tubes. तो anesthetist people were very expert, still they are the most expert people to put the tubes. Okay. But apart from that, when we consider कि ventilator settings क्या होती है क्या, तो ventilator sort of हम बाहर से सांस दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, तो it syncs with your respiratory system, your respiratory cycle. Okay. So that वो synchronization बहुत important है। synchronization, वो understanding of lungs, understanding of condition of lungs, understanding of the disease of lung, तो ventilator की setting वैसी होती थी। Okay. So that's how the critical care becomes integral part of pulmonology and sleep becomes an integral part of pulmonology. ये तो आपने बहुत मेडिकल टर्मिनोलॉजी में समझाया। अगर हम कॉमन इंसान के बारे में बात करें, क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल है, पीयर प्रेशर है, एंजाइटी है, सो एक स्लीप का इशू, एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट कहीं हमने पढ़ा था कि इनसोम्निया इज अ अनइनवाइटेड गेस्ट ऑफ द नाइट। आजकल की लाइफस्टाइल में ये बहुत एप्ट बैठता है। राइट। सो आप कैसे बाइफरकेट करेंगे अगर हम बात करें स्लीप पैटर्न की, क्योंकि कभी कभी बायोलॉजिकल क्लॉक भी हो सकता है, आपका एंजाइटी भी हो सकती है। बिकॉज जब हम बात कर रहे थे आपने कहा था कि 3 बाइफरकेशंस हो सकते हैं स्लीप पैटर्न को स्टडी करने के लिए। राइट। वो क्या है? या आम लोगों की ये थॉट प्रोसेस है कि नींद में सब कुछ शांत है
एंड इट इज ए रेस्टफुल पीरियड। लेकिन ये ऐसा नहीं है। अच्छा। नींद में सब कुछ शांत नहीं रहता, बिकॉज आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, आपका हार्ट फंक्शन कर रहे हैं, आपके बॉडी के ब्लड सेल्स फंक्शन कर रहे हैं। सो जब नींद में इनकी फंक्शनिंग प्रॉपर होती है तब दिन में आपकी फंक्शनिंग प्रॉपर होती है। सो स्लीप इज एन एक्टिव स्टेट ऑफ योर डेली रूटीन, इट इज नॉट अ पैसिव स्टेट। ये नहीं है कि वो उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, उसमें जो भी चीज हो रही है वो इतनी सटल तरीके से, इतने सिंक्रोनाइज तरीके से हो रही है कि वो आपकी रिचार्ज कर रही है। इट इज लाइक सर्विसिंग ऑफ योर होल डे। तो अगर आपकी गाड़ी की सर्विसिंग अच्छी नहीं होगी तो आप उसे नहीं चला पाएंगे। सो जब आप सोते हैं, इट इज अ गुड सर्विस ऑफ योर बॉडी एंड ब्रेन। नींद भी एक स्टेज वाइज होती है और उसके बेसिकली 4 स्टेज होते हैं नींद के, और वो चारों स्टेज का एक साइकिल होता है 90 मिनट का। एंड वो चारों स्टेज हर 90 मिनट की साइकिल में रिवाइज होते हैं। सो स्टार्टिंग जब हम सोने जाते हैं तो हम बहुत हल्की फुल्की स्लीप में होते हैं, तो वो एक स्टेज अलग हुआ। फिर हम थोड़ा धीरे धीरे डीप स्लीप में जाने लगते हैं, और फिर एक नींद होती है जिसमें हम सपने देखने लगते हैं। सो ये 3-4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिसका आइडियल कंपोजिशन 90 मिनट का है। सो एवरी 90 मिनट्स आपकी नींद थोड़ी सी टूटेगी, फिर गहरी होगी। लेकिन जैसे जैसे रात प्रोग्रेस होती है, जैसे जैसे सुबह का समय आने लगता है, वैसे वैसे आपकी ड्रीमी स्लीप बढ़ते जाती है। यूजुअली ये भी कहा जाता है, जैसे हम लोग आम बोलचाल में तो ये बात करते हैं कि आज अगर हमने दिन भर कोई बात की है या किसी के बारे में सोचा है या कोई इंसिडेंट्स के बारे में सोचा है तो यूजुअली हम उसी को ड्रीम करते हैं। क्या ये सच होता है? मतलब अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो। साइंटिफिकली मैम देखिए, अगेन अगर मैं बात करूं तो द मोस्ट पावरफुल पार्ट हमारा जो ब्रेन का है वो सबकॉन्शियस माइंड है। इट इज नॉट द कॉन्शियस माइंड, इट इज अ सबकॉन्शियस माइंड विच इज द मोस्ट पावरफुल। सो आप अगर कोई चीज सोच रहे हैं, इफ यू आर प्लानिंग समथिंग, इट गेट सेटल्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड, और वो सबकॉन्शियस माइंड फिर आपको उसी तरफ बढ़ने के लिए आपके कॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन देता है और आप वैसे काम करते जाते हैं। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड में, चेतना में अगर आपकी कोई चीज बैठी है तो वो आपको दिन भर आपको बैक में वो प्रेशर देती रहती है कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, आप ये करना है। और बहुत ही सटल वे में कि आपको पता भी नहीं चलता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, तो आपके हर एक्शन, आपका हर काम उस दिशा में बढ़ने लगता है। तो नींद में भी अगर आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपका बेस्ट अलार्म आपका पिलो है, आपका तकिया है, बिल्कुल उसको बोल के सो, आप उसको बोल के सो कि मुझे इतने बजे उठना है, तो वो आपको उठा देगा। बिल्कुल ठीक। सो इट इज अ सबकॉन्शियस माइंड विच एक्चुअली फंक्शंस थ्रू आउट नाइट एंड थ्रू आउट डे। दिन में हम कॉन्शियसली करते हैं तो ऐसा लगता है हम कर रहे हैं, बट एक्चुअली उसका जो फीडिंग सिस्टम है वो सबकॉन्शियस माइंड का है। रात में वही काम करता है, कॉन्शियसली तो आप सो रहे हैं, तो रात में सबकॉन्शियस माइंड ही काम करते रहता है। सो ये जो आज हमने जैसे बात की कि आज का जो लाइफस्टाइल है उसके कारण बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया हो रहा है। सो इसके बेसिक जो एक फंडामेंटल रीजंस क्या है, या एक इसको डिजीज़ हम कहेंगे, या ये टेम्प्रेरी ड्यू टू आउटर एनवायरनमेंट के कारण अफेक्ट हो रहा है, तो साइंस इसको कैसे देखता है और इसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है? इंसोम्निया का सबसे पहले ये समझना ज़रूरी कि इंसोम्निया है क्या। इंसोम्निया वो है कि जब आपको रात में आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके साथ आपका स्लीप का सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो जिस समय सूरज ढल रहा है, जब सूरज उग रहा है, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज होता है। तो उसके साथ अगर आपकी नींद का सामंजस्य नहीं है और आप रात भर जग रहे हैं, वो पहला पार्ट हुआ इंसोम्निया का। दूसरा पार्ट, अगर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ आपका नींद का सामंजस्य नहीं है, तो हुआ ये कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में तो आप जग रहे हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में आप सो रहे हैं, तो वो कंप्लीट पार्ट हुआ इंसोम्निया का। तो बट ये किसी कारणवश हो रहा है तब तो समझ में आता है कि आप जानबूझ के, आपको नींद आ रही है लेकिन फिर भी आप जाग रहे हैं, या आप किसी ऐसे जॉब या प्रोफेशन में हैं जहां आपको रात भर जागना पड़ रहा है।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप दिन भर काम कर रहे हैं, बहुत एक्सर्शन भी आपने किया है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आप रात में जब सोने जा रहे हैं तो आपको नींद नहीं आ रही है। राइट। सो ये भी एक पार्ट ऑफ इंसोम्निया है? नहीं, यहाँ तो दिस इज biological नॉट clock- अ पार्ट ऑफ Okay. इंसोम्निया। बेसिकली इस पे जब कभी किसी को ये परेशानी है तो आप उससे कुछ और सवाल जवाब जब करने लगेंगे, उसके बैक में उसके हिस्ट्री में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये हिस्ट्री से मिल जाएगा कि इसकी ये पुरानी आदत रही है। जब ये काम नहीं कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई के समय रात भर पढ़ रहे हैं, एंड दैट पैटर्न कंटिन्यूड। तो इसलिए अब मुझे नींद नहीं आती, बिकॉज मैं तो इतने सालों से वैसी है कि भाई मैं रात के 2-2:30 बजे तक पढ़ रहा हूँ, फिर सो रहा हूँ, और अब मैं टीवी देख रहा हूँ। कितना भी काम करूँ, मुझे वो आके टीवी देखना है, या आजकल इंस्टा रील चल देखना है, वो देखना ही है हमें। तो वो आपकी हैबिट हो गई। तो उस पैटर्न को ब्रेक करना तो है। उस पैटर्न को ब्रेक करना है। सो इट इज नॉट इंसोम्निया, दिस इज द हैबिचुअल अवेकनिंग। आप जानबूझ के जग रहे हैं, और वो आपका पहले से वो चीज चली आ रही है, एंड विदाउट नोइंग इट। तो वो एक अलग प्रकार का हुआ। उसमें जैसे मैंने आपसे भी कहा कि नींद का एक साइकिल होता है, 90 मिनट की एक साइकिल होती है, और जैसे जैसे नींद गहरी होते चलती है, सुबह का समय होने लगता है, वैसे वैसे आप सपने वाली नींद ज़्यादा रहते हो। तो वो जो पैटर्न है कि पहले ये आएगा, फिर स्टेज 2 आएगा, फिर स्टेज 3 आएगा, फिर नींद वाली ड्रीमी स्लीप होगी, वो पैटर्न पूरा खराब हो जाता है। तो उसमें आपको उस पैटर्न को रिस्टोर करने की जरूरत है। अगर आप वो पैटर्न को रिस्टोर कर लिए तो फिर आपकी नींद वापस से नॉर्मल हो जाती है। हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तब आपने ये भी बताया था कि नींद के लिए अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, तो उसमें 3 तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। वो क्या है? नींद संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कई लोगों को नींद में बोलने की आदत होती है, नींद में चलने की आदत होती है, नींद में लड़ाई करने की आदत होती है, क्रिमिनल एक्टिविटी भी कई कर जाते हैं। सो ये जो कैटेगरी है, इसको हम मेडिकल टर्म में पैरासोमियाज बोलते हैं। ये कैटेगरी मोस्टली न्यूरोलॉजिस्ट या मस्तिष्क वाले जो डॉक्टर हैं वो डील करते हैं। जैसा आपने कहा कि आज की लाइफस्टाइल है जिसमें एंग्जाइटी बहुत है, पोस्ट कोविड बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज हैं, तो वो जहाँ पे साइकोलॉजिकल इशू से रिलेटेड नींद की प्रॉब्लम है वो साइकेट्रिस्ट यूजुअली डील करते हैं। रेस्पिरेटरी फिजिशियंस हम लोग डील करते हैं मोस्टली जहाँ पे, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि स्लीप पैटर्न आपका डिस्टॉर्ट हो गया है, आप हैबिचुअली रात को जग रहे हैं, या फिर मोटापे की वजह से अगर आपको रात में सोते समय नींद की समस्या आ रही है, तो वो हम लोग डील करते हैं। जो ओबेसिटी की वजह से जो स्लीप इश्यूज होते हैं, उसमें ना मरीज को पता चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है, ना उसके पार्टनर को पता चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो दिस इज द ग्रुप ऑफ पेशेंट हु यूजुअली प्रेजेंट्स क्वाइट लेट। मतलब मोटापे की वजह से होता क्या है, जब हम सोते हैं तो बॉडी रिलैक्स होती है, सो डज आवर टंग, हमारी टंग भी रिलैक्स हो जाती है, एंड टंग रिलैक्स होके पीछे की तरफ फॉल होती है, जहां से नाक से जब हम सांस लेते हैं तो वही पैसेज है जहां से सांस जाती है। नाउ टंग धीरे धीरे फॉल होते होते पूरा रास्ता बंद कर देती है। दिस इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्शन। अब इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सांस तो नहीं गई अंदर, तो सांस रुक गई, विच इज कॉल्ड एपनिया। और नींद में हो रहा है तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ओएसए, तो ओएसए एक ऐसी बीमारी है जिसके पेशेंट यूजुअली बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं, पता नहीं चलता ना उनको ना उनके पार्टनर को, एंड विश्वास नहीं करते कि नींद की कोई बीमारी हो सकती है क्या। तो इसके क्या अलार्मिंग साइंस हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना चाहिए? राइट, सो इसमें अर्ली स्टेज में डिटेक्शन के लिए पार्टनर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक पैटर्न होता है, व्हेन यू स्नोर देयर इज अ पैटर्न ऑफ स्नोरिंग। नॉर्मली यू आर कंटिन्यूसली स्नोरिंग, दैट इज अ वन थिंग। देन जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो इसको समझने का अपन एक पाइप और पानी का एग्जांपल लेते हैं कि एक पाइप से पानी अगर जा रहा है तो वो कुछ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, विच इज अ नॉर्मल स्नोरिंग। नाउ मैंने पाइप को धीरे धीरे स्क्वीज करना शुरू किया, तो वो स्नोरिंग जो है वो साउंड बढ़ते गया। मैंने पाइप को पूरा स्क्वीज करके बंद कर दिया, साउंड बंद हो गया।
पानी जाना बंद हो गया, हवा जानी बंद हो गई। नाउ उसी समय मेरे को ये हुआ कि मैंने पाइप को धीरे धीरे ऐसे पल्सेटाइल मूवमेंट में दबाने लगा, रिलीज किया, छोड़ा, दबाया, छोड़ा, दबाया, छोड़ा। सो क्या होगा, जब मैं उसको छोड़ता हूं पाइप को, तो गश ऑफ वाटर गोज इन, तो एक बड़ा साउंड आता है। हाँ, वो एक सांस खींच के फिर से सिमिलरली जब पूरी रास्ता बंद हो जाता है, आपका ब्रेन सिग्नल करता है और वो आपके टंग को पुल करता है। सो द गैप, द रास्ता जो है वो ऑल ऑफ अ सडन खुलता है, तो यू प्रोड्यूस अ लाउड स्नोरिंग एंड देन स्नोरिंग पैटर्न रीस्टार्ट्स। ओके, द नॉर्मल स्नोरिंग पैटर्न रीस्टार्ट्स एंड फिर से जब वो पूरा का पूरा टंग आके बंद हो जाएगा, तो फिर से स्नोरिंग बंद, स्नोरिंग बंद। सो विथ अ लाउड स्नोरिंग आपका वो पैटर्न ब्रेक होता है, देन स्नोरिंग नॉर्मल कंटिन्यूज। जैसे जैसे रास्ता बंद होता है, स्नोरिंग की इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। जब रास्ता पूरा बंद हो जाता है तो स्नोरिंग कट ऑफ, सो डस आपकी ब्रीदिंग कट ऑफ। अब जब ये सब, जैसे मैं अपना शुरुआती डिस्कशन में ये था कि स्लीप इज एन एक्टिव स्टेट, इट इज नॉट ए पैसिव स्टेट। तो जब ये सब चल रहा होता है तो देयर अकर्स मेनी सिग्नल्स एंड केमिकल रिलीज इन द बॉडी। ब्रेन, उसका काम है सब कुछ इंश्योर करना कि ठीक चल रहा है, तो ब्रेन आपका रात भर एक्टिव होने लग जाता है, सुपर एक्टिव होने लग जाता है, जितना उसको नहीं होना चाहिए था। जो स्नोरिंग बंद होती है तो दिन में उसको अगर एग्जाम्पल से कोट करें, तो अगर कोई आपका गला दबा रहा है, तो जो छटपटाहट बॉडी में होती है वो एक माइक्रो लेवल पे चलती है। सो देयर आर मल्टीपल केमिकल्स विच गेट रिलीज। ये सब मिल के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे कैन लीड टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, yes, heart failure, they can lead to all these diseases. So thyroid also, even thyroid also. So it is a like sleep apnea is like a slow poison, जो कि धीरे 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 करके आपके शरीर को सब बीमारियों से घेर लेता है। जैसे आपने बताया कि जब रात में अगर ब्रेन इतना सुपर एक्टिव हो गया है, तो यही रीजन होता है कि जब अर्ली मॉर्निंग आप उठते हो तो आपको सुस्ती आती है, फ्रेश। यस, यू डोंट फील फ्रेश, यू गेट डोज ऑफ, आप पेपर पढ़ रहे हैं आप झपकी ले लेंगे, आप ड्राइव कर रहे हैं आप झपकी ले लेंगे। तो इसका भी ना प्रेजेंटेशन जेंडर एंड एज के हिसाब से अलग होता है। मेल्स यूजुअली दे प्रेजेंट विथ एक्सेसिव स्लीपीनेस, कि बैठे बैठे सो जाएंगे, मीटिंग कर रहे हैं सो गए, ड्राइव कर रहे हैं सो गए। फीमेल्स प्रेजेंट विथ इरिटेबिलिटी एंड बच्चे, किड्स, दे प्रेजेंट विथ हाइपर एक्टिविटी। अदरवाइज ये देखा जाता है कि बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है तो लगता है बहुत अच्छा है, बच्चा तो बहुत इतनी एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी है। बच्चों में एक बीमारी होती है ADHD, अटेंशन डेफिशिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। सो दे नीड अटेंशन, या सो बच्चे प्रेजेंट्स विथ हाइपर एक्टिविटी, विमेन्स प्रेजेंट विथ इरिटेबिलिटी एंड मेंस प्रेजेंट विथ स्लीपीनेस। अगर हम बात करें, जैसे आपने अभी बताया कि ये जो कुछ रेस्पिरेटरी उससे आप डील करना पड़ता है, नींद को, वो भी एक रिलेटेड फील्ड है जी। अगर हम पहले की बात करें, या अभी भी बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि जैसे आप एक पल्मोनरी क्रिटिकल केयर उस आप फील्ड को देखते हैं, बट बहुत से लोग इस बारे में अवेयर नहीं है। अगर उनको कोई कफ कोल्ड हो रहा है या कोई सांस का कोई इशू हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, तो यूजुअली ये होता है कि फिजिशियन के पास चले जाते हैं या ENT के पास जाकर के एंटी एलर्जिक्स लेकर के, इस तरह का क्या होता है ना, इवन डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं, अब तो हर कोई डॉक्टर हो गया है और एंटी एलर्जिक खा करके वो सोचते हैं कि हम इसको ठीक ठाक कर लेंगे। बट ये कहाँ तक सेफ है, ये आप बताएं। देखिए, इसमें इसको हम दो अलग अलग सेक्शन में देखते हैं। एक जो नॉर्मल सीजनल फ्लू है, कि कभी कब सीजन बदला तो 2-4 दिन 5 दिन का सर्दी खांसी हुआ, ऐसे मुझे ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर कभी सीजन बदला तो नॉर्मल सर्दी खांसी हो गई, उसके लिए नॉर्मल एंटी एलर्जिक है या पैरासीटामॉल है क्रोसिन के लिए। ये सब आप ओवर द काउंटर तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, पर आप अगर किसी जनरल प्रैक्टिशनर से या फिजिशियन से ले रहे हैं कोई हार्म नहीं है। पर उसमें एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि एंटीबायोटिक्स का नॉर्मल कोल्ड में कोई रोल नहीं है। समझने की बात यह है कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, और जो हमारा नॉर्मल फ्लू या नॉर्मल सीजनल कोल्ड है वो वायरल पैथोलॉजी होती है।
तो वो एंटीबायोटिक आपके वायरस को नहीं मारता। तो वो उसमें सिर्फ एक ही वर्ड ऑफ कॉशन उसमें है, पर आप किसी भी फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर से सीजनल फ्लू एंड कोल्ड के लिए आप मिल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको एवरी चेंज ऑफ सीजन में प्रॉब्लम होता है एंड दैट प्रॉब्लम परसिस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स और 3 वीक्स। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको रेस्पिरेटरी इशू है। अब वो एलर्जिक की वजह से हो सकता है या वो साथ में कई लोगों की सांस की नली सेंसिटिव होती है, तो जब कभी सर्दी खांसी हुआ तो वो देन ही स्टार्ट्स कफिंग फॉर 3 वीक्स 4 वीक्स और सो। अब होता ये है कॉमनली कि जब आपको सर्दी खांसी हुआ और आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही, सर्दी तो ठीक हो गई, खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो यू स्टार्ट पॉपिंग अप द मेडिसिन, पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक। सो मोस्टली हमारे पास जब पेशेंट 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद आते हैं तो वही कहते हैं सर हमने 2 कोर्स एंटीबायोटिक का कर लिया पर अभी भी खांसी नहीं जा रही। इवन ब्रोंकोडायलेटर्स भी लेकर के आते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स भी लेकर आते हैं, पर कौन से ब्रोंकोडायलेटर्स वो लेके आ रहे हैं दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो नॉर्मल पैटर्न ही ये है कि आप 2 कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक कर लिए, नाउ एंटीबायोटिक इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो ऐसे पेशेंट जो हर मौसम बदलने से जिनको हर बार परेशानी हो रही है और उनकी परेशानी थोड़ी सी लंबी चल रही, दिस आर द पेशेंट दोज हु नीड टू सी द स्पेशलिस्ट। तो ये किस तरह से अवेयरनेस आए, क्योंकि अभी भी लोगों में ये जैसे आपने कहा एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करती, लेकिन यूजुअली अगर हम जाएंगे डॉक्टर के पास तो सबसे पहले वो 5 दिन का डोज एंटीबायोटिक्स का देंगे और एंटीबायोटिक से और रिलेटेड इश्यूज और प्रॉब्लम होता है कि आपका डाइजेशन गड़बड़ होगा या आपको खाने का इशू हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा। सो लोगों में ये अवेयरनेस कैसे आए कि आपको अगर किस स्टेज पर आपको लगे किसी भी एक आम पेशेंट को कि ये एक सीजनल फ्लू है या हमें किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, बिकॉज एक आम आदमी को ये क्या अलार्मिंग साइन होगा उसका कि जब वो जाए स्पेशलिस्ट के पास? मैम देखिए, स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपकी सर्दी 4-5 दिन में नहीं आराम पड़ रहा है, खांसी में आराम नहीं पड़ रहा है और आपकी हिस्ट्री है कि आपके साथ यूजुअली ये प्रोलॉन्ग रहता है, so you have to go, that is the first thing. Second, अगर उस 4-5 दिन के दौरान आपकी तकलीफ बढ़ रही है then you need to see a specialist. जहां तक 5 दिन की एंटीबायोटिक का आपने एक पॉइंट बोला, थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी बोलना चाहूंगा। हमसे मतलब इंसानों से पहले इस धरती पे कीटाणु थे, तो उनकी एजेस और उनकी एडप्शन टू द एनवायरमेंट हमसे कई गुना ज्यादा है, वो हमसे कई गुना ज्यादा स्मार्ट हैं, राइट। सो जब कभी हम एंटीबायोटिक का एबनॉर्मल यूज या अब्यूज करते हैं, उन कीटाणुओं के पैटर्न में, स्ट्रेन में चेंजेस होने लगता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने नोटिस किया होगा कि पहले हमारे यहाँ एंटीबायोटिक बहुत कम हुआ करती थी, जब मेडिकल फील्ड शुरू हुआ था तो गिनती की 1970-1980 के आसपास गिनती की 2-3 एंटीबायोटिक हमारे पास थी। अब हमारे पास भरमार है और उसके बाद भी वो काम नहीं करती है। जो सिक पेशेंट होते हैं, आईसीयू में होते हैं, उसके बाद भी वो चीज़ें काम नहीं करती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि उन बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। और वो रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हो गया? आप रिपीटेडली उन पे फायर कर रहे थे जब उनको ज़रूरत ही नहीं थी, तो उन्होंने अपना स्ट्रेन चेंज कर लिया। एक ये भी देखा जाता है कि यूजुअली जब तक अगर आपको कॉमन कफ कोल्ड हुआ है तो जब तक आपको फीवर नहीं है तब तक ये माना जाता है कि आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। ये कॉमन घरों की हम एक मिथ बता रहे हैं, ये कितना सही है आप बताएंगे कि अगर आपको फीवर आ गया है इट मीन्स कि आपको बहुत तगड़ा इन्फेक्शन है एंड यू हैव टू टेक एंटीबायोटिक्स। दिस इज मिथ और इज इट साइंटिफिकली? इट इज मिथ। ओके। सो फीवर के ब्रॉडली हम लोग फीवर के 2 कारण मानते हैं, एक इन्फेक्टिव, एक नॉन इन्फेक्टिव। ओके। सो फीवर बिना किसी इन्फेक्शन के भी आ सकता है एंड इट इज अ कॉमन थिंग, इट इज नॉट ए रेयर थिंग। ओके, राइट। ये तो मालूम नहीं था हमें। नाउ अगर इन्फेक्टिव फीवर है तो इन्फेक्शन में भी वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगस का है या पैरासाइट का है, ये सब अलग अलग चीजें हैं। एंटीबायोटिक केवल और केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करेगी, ना तो वो वायरल में काम करेगी, ना फंगस में, ना पैरासिटिक में। तो फीवर का आने का मतलब ये नहीं है कि मुझे एंटीबायोटिक पॉप करना है, ये समझने की जरूरत है। बिकॉज
अगेन मैं कई बार हम लोग आईसीयू में हम लोग डिस्कस करते हैं अपने कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कि जिस प्रकार से इंडिया में पर्टिकुलरली पोस्ट कोविड ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स एंड उनका चलन बढ़ा है, हम आने वाले 10 साल 15 सालों में ये भी हो सकता है कि कोई भी दवा बचे ही ना जो आपको आराम दे। आई थिंक अभी भी वो स्टेज आने लगा है, बिकॉज एंटीबायोटिक्स के ऊपर अब धीरे से स्टेरॉइड्स का एक पैटर्न शुरू हो गया है कि आप माइल्ड स्टेरॉइड शुरू कर दें अगर आप काम नहीं हो रहा है तो। बहुत सारे माइल्ड स्टेरॉइड का कंसेप्ट आज का नहीं है, बहुत पहले का है, और ये उस समय का है जब एस्थमा के लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं होती थी। तो उस समय एक बहुत कॉमन ट्रेंड था कि जिसको भी सांस उखड़ रही है उसको एक इंजेक्शन डेकाट्रॉन का, एक इंजेक्शन डेरिफेलिन का, या एक इंजेक्शन बीटामिथाजोन की टैबलेट। और आज भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग। अब स्टेरॉइड इज लाइक ए डुअल एजेड सोर्ड, दोनों तरफ काम करती है। अगर वो आपको कुछ फायदा दे रही है तो कुछ नुकसान भी करती है, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि हड्डियां कमज़ोर होना, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाना, एंड स्टेरॉइड आपकी इम्यूनिटी को कम करती है। तो जब आप लंबे समय तक स्टेरॉइड ले रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी कम होती है, तो नॉर्मल इन्फेक्शन जो कम्युनिटी में है वो भी आपको पकड़ सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो एबनॉर्मल कीटाणु है, मतलब जिनकी एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जाके इन्फेक्शन कराने की क्षमता नहीं है, वो भी अब इन्फेक्शन करा सकते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी तो डाउन है। स्टेरॉइड फिर डायबिटीज को लीड करते हैं, स्टेरॉइड हाइपरटेंशन भी लीड करते हैं। तो उसके फायदे हैं, पूरा एक लूप है। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, आप जिस तरह से भी मौसम चेंज हो रहा है, हमेशा चेंज होता रहता है, जब भी वेदर चेंज होता है उस वक्त क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए जब वेदर चेंज हो रहा है तो एलर्जिक या इन्फेक्शन से बचा जा सके काम इंसान? देखिए, इसमें इसको हम 3 कैटेगरी में लेते हैं, बच्चों में, हेल्दी यंग एडल्ट्स में, या बीमार यंग एडल्ट्स में, और बुज़ुर्गों में। बच्चों में 10 साल 5 साल 10 साल के जो बच्चे हैं, इनमें बहुत कॉमन है कि विथ चेंज ऑफ वेदर और इवन थोड़ा बहुत भी खान पीन में ऊपर नीचे हो तो उनको हर 15-20 दिन में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। सो एक ये कैटेगरी हुआ। दूसरा कैटेगरी हुआ बड़ों का, अडल्ट्स पॉपुलेशन का जो हेल्दी है, लेकिन हेल्दी अडल्ट पॉपुलेशन को अगर एस्थमा का इशू है या एलर्जी का इशू है तो एक कैटेगरी वो हुआ। और फिर तीसरी कैटेगरी हुई बुजुर्गों की, अबव 60 वाले के लिए आज की तारीख में रिकमेंडेशंस हैं कि जैसे बच्चों का हम टीकाकरण करते हैं वैसे 60 साल के बुजुर्गों का टीकाकरण होना चाहिए। तो बदलते मौसम के साथ, इन्फेक्शन के साथ, सर्दी जुकाम के साथ उनके बचाव के लिए सबसे बेस्ट तरीका है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन पर एक बात पूछना चाहेंगे कि यूजुअली ये कहा जाता है बच्चों का तो जो वैक्सीनेशन होता है, जैसे आपने कहा भी कि जो ओल्ड एज के पर्सन है या इवन यूथ भी करा सकते हैं कि आप वैक्सीनेशन कराएं और पर्टिकुलर बीमारियों से अपने आप को बचाएं। बट क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि अगर इतने सारे वायरसेस, इतने सारे बैक्टीरियाज हैं तो सबसे प्रिवेंशन हो जाए। जैसे अगर हम निमोनिया की ही बात करें कि निमोनिया के आजकल वैक्सीनेशन आ रहे हैं, और पर्टिकुलरली कुछ वायरसेस या बैक्टीरियाज के आ रहे हैं, बट अननोन एन नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एंड वायरसेस हैं। बस यही हो सकता है कि हम पर्टिकुलरली उस बीमारी से हम बच सकते हैं या 100% बच सकते हैं, या फिर भी उसमें होने के चांसेस हैं, या वैक्सीनेशन के बाद भी आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? राइट। सो यूके में, यूएस में हेल्थ प्रोटोकॉल है कि एवरी फॉल population should get flu shot. Okay. तो entire population gets the flu shot. फ्लू शॉट मतलब जो हम वायरल से होने वाले सीजनल कफ कोल्ड की बात कर रहे हैं, उससे बचाव के लिए। हर साल वायरस जो है वो अपना स्ट्रेन बदलता है, तो हर साल स्टडीज चलती रहती हैं वायरोलॉजी लैब में कि इस साल कौन सा स्ट्रेन सबसे कॉमनली चल रहा है, और उसके हिसाब से उस वैक्सीन में उसको इंक्लूड किया जाता है। तो आपने कहा ना कि इतने सारे वायरस है, सबके लिए कैसे? नहीं, तो जो वायरस मोस्ट कॉमनली इंसानों को इन्फेक्ट कर रहा है
और इस साल उसमें क्या बदलाव आया है, उसके हिसाब से वैक्सीन का इंक्लूजन अपडेट होते रहता है। तो एवरी ईयर, हर साल जो भी फ्लू वैक्सीन आता है ना, उसकी वैलिडिटी भी अगर आप जैसे चेक करेंगे तो वो 1 ही साल की होती है। ओके, तो आफ्टर ईयर हाँ, आपको फ्लू वापस से लेना होता है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन निमोनिया के लिए है, उसके लिए अभी 2 वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, और दोनों का ही अगेन सेम कंसेप्ट है कि मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया जो कि इंसान को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और उसको 2 अलग वैक्सीन इसलिए है कि उसका प्रिपरेशन अलग है। किसी में जैसे एक में 23 टाइप ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडेड है, एक में 13 टाइप ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडेड है। पोटेंसी वैक्सीन्स की अलग अलग होती हैं। फ्लू शॉट की पोटेंसी जो है, मतलब अगर आपने वैक्सीन लिया है तो आपको कितना चांसेस हैं कि आपको नहीं होगा, तो वो 70%, 60 to 70% होती है। सो इट मीन्स कि आप ड्राइव कर रहे हैं, हेलमेट आपको मैंडेटरी है, पर हेलमेट आप एक्सीडेंट होने से नहीं बच सकते। अगर एक्सीडेंट होगा तो आपको चोट कम लगेगी। सो दैट्स हाउ वैक्सीन वर्क्स। अगर आपने फ्लू शॉट लिया है तो इट डज नॉट गारंटी यू, पर वो इतना है कि अगर आपको होता भी है तो वो उसकी इंटेंसिटी कम होगी। सेम विद द बैक्टीरियल वैक्सीन। थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत ही यूज़फुल आपने टिप्स और जानकारी दी है। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको बहुत यूज़फुल रहा होगा, एंड सम और अदर वे उनको हेल्प करेगा। और सरायपाली से छोटी सी जगह से एक बच्चे ने शुरुआत की और आज जर्मनी से वो अपना पोस्ट ग्रेड करके यहाँ पहुँचे हैं। सो कैसा रहा ये सफ़र आपका?